हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन यानी विलियन में बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ ली थी हम लोगों ने। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो वो आप सेशन में पूछ सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, एक जो किससे रिलेटेड था, सोल्यूशन, जिसमें हमने वेपर प्रेशर की बात की थी। और वेपर प्रेशर किसमें देखा था? सोल्यूशन का देखा था, सॉल्वेंट का देखा था और ऐसे सोल्यूट का देखा था जो नॉन वॉलेटाइल था। या हम कह रहे थे कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो है उनका वेपर प्रेशर हम कितना मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेपराइज ही नहीं हो रही है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? 0 होगा। ऐसे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को जब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है या सोल्यूशन में देखा जाता है तो फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उस केस में क्या हो रहा था, जहां पर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड किया जा रहा था जो कि वॉलेटाइल था, या हम कह रहे थे कि किसी सोल्यूशन में अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है वो टोटली किस पर निर्भर करता है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर निर्भर करता है। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात आई थी तो इसमें एक नियम निकल कर आया था, राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ जिसे हमने कहा था। हमने क्या पढ़ा था? फ्रेंच केमिस्ट थे एक राउल्ट, जिन्होंने 1886 जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, और वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है। हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। कब? जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा, उस केस में। दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ में और क्या क्या चीजें थी? इफ अ सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल देन ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन वेपर फेज कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। यही तो हम पढ़ रहे थे। जब क्या है, एक सपोज हमने एक सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट हमारा है ए, ठीक है, ए हमारा सॉल्वेंट है जिसका प्योर फॉर्म में हम क्या मान रहे थे? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। तो वो क्या था? P0A हम उसे कह रहे थे। दूसरा हमने कहा कि सपोज कोई सॉल्वेंट है बी सॉल्वेंट है और इसका वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P0B। और चूंकि हम कह रहे हैं कि जो सोल्यूट है, बी सोल्यूट है हमारा, वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से हम क्या मान सकते हैं? P0B को 0 के इक्वल मान सकते हैं। ओके, देन हमने कहा कि हम इस A और B से एक सोल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सोल्यूशन बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर ले लिया और इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ऐड कर लिया। ये सोल्यूशन है हमारा। इस कंटेनर में हमारा सोल्यूशन है जिसमें ए और बी, सॉल्वेंट ए और सोल्यूट बी दोनों प्रेजेंट। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर माना हम कहते हैं PT है। PT यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इस सोल्यूशन में है प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। यही तो होगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट के वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा PT, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन।
देन हम कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, सपोज वो PA है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA है, तो PT इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, PA, और आगे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब हम मान रहे हैं कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर PB है सपोज, तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, यही हो जाएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन का। ओके, तो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB हमने किया है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो ये सॉल्यूट है PB वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है मींस PB इज ऑल्सो इक्वल टू 0, PB भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं अगर PB 0 हो गया तो PT किसके इक्वल हो जाएगा, PA के, ये हो जाएगा। क्या कहा हमने, जो टोटल वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन का, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा हो। क्या कहा था हमने, P0A तो प्योर फॉर्म में था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, विलायक का जो वेपर प्रेशर था वो प्योर फॉर्म में, जब वो अकेले था सॉल्वेंट तब P0A था, सॉल्यूट जब अकेले था तब P0B था उसका वेपर प्रेशर। लेकिन हमने क्या कहा, इसका कोई, क्योंकि वेपराइज हो नहीं रहा है तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, इसलिए 0 हो गया। अब हमने A और B को मिक्स कर दिया है और सॉल्यूशन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और हमने क्या कहा कि अब जो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का A का वेपर प्रेशर होगा वो PA होगा और B का क्या होगा, PB होगा, यानी सॉल्यूट का PB होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, चूंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और A का कितना रहेगा, PA रहेगा। तो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। दो ही तो चीजें हैं उसमें, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है। लेकिन क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 है तो वो टोटल किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। देन हमने क्या फाइंड आउट किया, PT इज इक्वल टू P। ओके, इतना हमारी समझ में आ गया है। Thus, vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is actually the vapor pressure of the solvent in the solution। यही तो फाइंड आउट किया कि जो हमारा अब वेपर प्रेशर हो गया है सोल्यूशन का वो है क्या, एक्चुअली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। या हम बोल सकते हैं कि जितना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है अब वही सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा। ओके, अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी और हमने यहाँ पर एक और टर्म पढ़ी थी जहां पर हमने क्या कहा था, P0A जो होगा वो ग्रेटर देन PA होगा, ये भी पढ़ा था। यानी जो सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था वो ज्यादा होगा जब सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट आ जाता है उसके कंपैरिजन में। तो PA क्या था, जब वो सोल्यूशन में है, सॉल्वेंट जब सोल्यूशन में है तब उसका वेपर प्रेशर, और P0A क्या है, जब वो प्योर फॉर्म में या अकेले जब वो है तब उसका वेपर प्रेशर। तो जब वो अकेले होगा तब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका रीजन हमने क्या देखा था, क्योंकि जब वो अकेले है तो उसके मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ज्यादा सरफेस मिल रहा है फॉर इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। ये हम जब वाष्पीकरण पढ़ते हैं 9th-10th में हमने पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कपड़े को बहुत ज्यादा सरफेस एरिया उसका बढ़ा दिया, फैला दिया, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं कपड़े में उनको ज्यादा जगह मिल जाती है इवेपोराइज होने के लिए या वेपराइज होने के लिए, ठीक है। यानी गैसीय अवस्था में या वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए उनको ज्यादा जगह मिल जाती है। तो इस केस में भी वही हो रहा है, सॉल्वेंट को ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, और जितना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि सोल्यूट भी ऐड किया जा रहा है
ऑल्दो वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन जगह तो वो घेरेगा सोल्यूशन में, तो वो यहाँ पे सरफेस एरिया कम कर दे रहा है, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। अब सॉल्वेंट को कम जगह मिल रही है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। देन राउल्ट्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, क्या कहा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ध्यान से देखना, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझते हैं, गुणनफल, जब दो चीजों को गुणा करते हैं, तीन चीजों को गुणा करते हैं तो उसको उनका प्रोडक्ट कहा जाता है, जो आंसर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। किसकी बात की है कि जो वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूशन का, वो क्या होता है, जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में था, किसके, सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट का जब प्योर स्टेज हम देख रहे थे वहां पर जो उसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसके, और सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा, उन दोनों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के बराबर होगा क्या, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल। तो हम यहाँ पर एक सॉल्वेंट ले लेते हैं ए, इसमें कोई सॉल्वेंट है ए, ठीक है। हमने क्या कहा, सॉल्वेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में वो कितना होगा, पी नॉट ए होगा, ठीक है। दूसरा हमने कोई तो सोल्यूट ले लिया है बी है ये सोल्यूट, इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल हम उसे कह रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ए के पार्टिकल्स भी हैं और ऑब्वियसली बी के भी होंगे। ए और बी दोनों के पार्टिकल होंगे। ओके, क्या किया हमने, एक सॉल्वेंट लिया ए और एक सोल्यूट लिया बी, दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लिया है। अब हम क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में ए के, वो पी नॉट ए है, ठीक है, वो, और मोल फ्रैक्शन होगा इस सोल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन समझते हैं, नंबर ऑफ जितना आपको गिवन सपोज एक्स ए हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर पीटी किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू, चाय ए बोल सकते हो या एक्स ए बोल सकते हो, ये, ठीक है। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। ओके, पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड प्रोडक्ट है ये इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू चाय ए, चाय ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लेते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से। अगर आपको किसका निकालना है, चाहे ए का निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस एन, ये हो जाएगा। तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर बढ़ रहे हैं मतलब मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, और मोल फ्रैक्शन यहाँ बढ़ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि पीटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड उसमें प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर यहाँ पर सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हमें समझ में आती हैं किससे, राउल्ट्स लॉ से।
और आप यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स है ये काउंट कर लेते हैं, कहाँ से, गिवन मोल अपॉन मोलर मास। कैसे, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA, और अगर B के लिए आपने देखना है NB इज इक्वल टू हो जाता है WB अपॉन MB। ओके, और यहाँ WA क्या है, WA आपका हो जाता है गिवन मास, जितना मास आपको दिया गया है, और MA क्या हो जाता है, मोलर मास उस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड के बारे में आपको निकालना होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें यहाँ से समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि यहाँ P0A इंटू XA हो रहा है, क्या, मोल फ्रैक्शन और P0A का प्रोडक्ट निकल रहा है, जो किसके इक्वल हो रहा है, सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है, और इसी को क्या कहेंगे हम, राउल्ट्स लॉ कहेंगे। यही क्या है, राउल्ट का नियम है। नोट कर लीजिए इसे फटाफट। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आया आपका। PT टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0A, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय XA, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन दी सॉल्यूशन। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, अब आप कहेंगे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट PT के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, PT किसके इक्वल था, PA के इक्वल था। क्या कहा, ये फॉर्मूला आ रहा है लेकिन PT किसके इक्वल है, PT तो PA के इक्वल है। ओके, और आप कह रहे हैं कि जो PA होगा वो तो लेस देन होगा P0A के। कितनी चीजें समझ में आई, एक तो हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं P0A इज मल्टीप्लाइड बाय XA, यानी जब P0A के साथ XA की मल्टीप्लाई होगी, जब उसको गुणा करेंगे XA से, तो वो PT के बराबर होगा, और PT किसके बराबर है, PA के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि PA तो P0A से छोटा है, समझ रहे हो, P0A में गुणा कर रहे हैं XA की, यानी मोल फ्रैक्शन की, तब जाकर वो PT के बराबर हो रहा है। ठीक है, और PT जो है वो PA के बराबर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि P0A तो PA से बड़ा होगा। ओके, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो यानी इस XA की वैल्यू क्या होगी कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू PA आएगी, यानी P0A से कम आएगी। ठीक है, तो P0A जितना होगा, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, ये XA या चाहे जो आप बोल रहे हो, और इसकी वैल्यू किसके लेस देन होगी, या हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी PA। यानी इसमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे P0A से कम आए, मतलब PA के इक्वल आए, तो ये कितना होगा, लेस देन 1 होगा। XA इज इक्वल टू लेस देन 1। समझ रहे हो, किसी भी वैल्यू में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आता है, ये हम देखते हैं, लेकिन अगर उस नंबर से कम लाना है हमको, तो यानी 1 से कम से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज ये 5 है, तो 5 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 5 से कम आए, तो यानी 1 से, तो अगर 1 करते हैं तब भी 5 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो 5 से कम चाहिए, तो यानी पॉइंट में कोई वैल्यू होगी 0.5, 0.6, या हम बोल सकते हैं कि लेस देन 1 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, तब 5 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी XA की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब आप कहेंगे लेस देन 1 कैसे होगी, तो हमने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, किसी भी सॉल्यूशन में चाहे A प्लस चाहे B प्लस चाहे C इज इक्वल टू 1 होता है, यानी उस सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का जब सम किया जाता है तब जाके हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। समझ रहे हैं, क्या कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में हमने 2 ही कंपोनेंट लिए, A और B,
ठीक है। और हमने क्या माना कि इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, यानी जब इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ा जाएगा तब जाकर के वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल हो गई। और इस केस में हम क्या कहेंगे कि XA की वैल्यू ऑब्वियसली, यानी एक अगर 0.4 है तो 0.6 दूसरा होगा, तब जाकर के क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस केस में A की वैल्यू 0.4 हो गई, तो P नॉट A को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू P नॉट A से कम आएगी, यानी इसकी वैल्यू जो भी रही होगी, जिसे हमने 5 माना था, तो 5 की मल्टीप्लाई 0.4 से होगी, तो अब जो वैल्यू आएगी वो 5 से कम आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, किसका, B का, तो उस केस में XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। XA इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यानी PA इज इक्वल टू P नॉट A हो जाएगा उस केस में। और PA इज इक्वल टू P नॉट A कब होगा, जब सॉल्वेंट में सोल्यूट है ही नहीं। हम यही तो मान रहे हैं XB किसका है, या चाहे B किसका है, सोल्यूट का है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। और अगर सोल्यूट का कोई भी मोल फ्रैक्शन नहीं है सोल्यूशन में, दैट मीन्स सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है। और सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में था तो हमने क्या माना था, उसका वेपर प्रेशर P नॉट A था। क्या था, P नॉट A। तो यानी जो PA है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, विलयन में विलायक का जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो गया, विलायक का शुद्ध अवस्था में जितना वेपर प्रेशर था। और हमने क्या माना, इस केस में मोल फ्रैक्शन जो किसका है, विलेय का है, वो 0 है। मतलब विलेय घुल ही नहीं रहा है, यानी घुला ही नहीं है, मतलब जो विलायक है वो शुद्ध अवस्था में है। तो वहां पर हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो विलायक का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो P नॉट A होगा। और यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया कि XB इज इक्वल टू, इफ XB इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और XA इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, PA इज इक्वल टू P नॉट A। और हम क्या बोल सकते हैं इसी को, PT इज इक्वल टू P नॉट A। यानी जो सॉल्यूशन है, अब वो सॉल्यूशन नहीं रहा, वो सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट ही है। होपफुली आपको राउल्ट का ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो अभी चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमने राउल्ट का नियम पढ़ लिया है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ लिया है। और राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद हमें 2 चीजें आती हैं हमारे पास, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी कौन कौन से सोल्यूशन ऐसे हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन कौन से आइडियल यानी आदर्श विलयन है और कौन कौन अनादर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन या आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का उपयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसको फॉलो करते हैं। और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। और हम ये पाते हैं केमिस्ट्री में कि कोई भी सोल्यूशन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, यानी वो पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता। राउल्ट ने जो नियम दिया वो उसकी एक हाइपोथेसिस थी, बहुत हद तक वो सही थी, लेकिन कोई भी विलयन कंप्लीटली ऐसा नहीं है जो आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो हैं जो क्या करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेज। हमने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा था सोल्यूशन के बारे में कि एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कितने भी नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज हो सकते हैं। नॉन रिएक्टिंग मतलब क्या है, जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सोल्यूशन कैन बी आइडियल और नॉन आइडियल डिपेंडिंग ऑन वेदर दे ओबे द राउल्ट्स लॉ। यानी अगर वो ओबे करते हैं, पालन करते हैं राउल्ट के नियम का, तो वो आइडियल है। और नॉन आइडियल कब है, जब वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ओके,
These solutions obey Raoult's law at all temperature and concentration. Okay? तो यहाँ पर पहले ही हमें पता चल जाता है कि कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि जो सारे टेम्परेचर में और कंसंट्रेशन में राउल्ट के नियमों का पालन कर सके. दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ओके, क्या क्या टर्म आई? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो क्या ले लिया है? फिर से ले लिया हमने सॉल्वेंट. ओके, सॉल्वेंट है ए सॉल्वेंट ले लिया है. सॉल्यूट ले लिया है बी. और क्या ले लिया है? सॉल्यूशन ले लिया है जिसमें ए और बी दोनों हैं. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या है? ए है, यानी इसमें ए के ही मॉलिक्यूल होंगे सिर्फ. ऑब्वियसली जब सिर्फ ए ही है तो ए के ही मॉलिक्यूल होंगे. दूसरा क्या है? सॉल्यूट है जो कि बी है, और इसमें क्या होंगे? बी के ही मॉलिक्यूल होंगे. तीसरा क्या है हमारे पास? बी और ए दोनों का सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी क्या है? दोनों है. ठीक है, क्या कहा हमने? एक सॉल्वेंट ए है हमारे पास जिसमें सिर्फ ए के क्या है? पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरा क्या है? सॉल्यूट बी है जिसमें सिर्फ बी के पार्टिकल्स. ओके, और तीसरा हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए और बी का. ए और बी का. तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या जो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें क्या होगा? ए का जो साइज है वो आइडेंटिकल होगा बी के साइज के. ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज की बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चर जैसा ए का होगा वैसे ही बी का होगा, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जा रही है, वो भी आइडेंटिकल होगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके केस में? सॉल्यूशन के केस में. और जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करेंगे उसके केस में ये इंट्रा हो जाता है. तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझिए. जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में या एटम में क्या लगता है? फोर्स लगता है, तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है. जैसे अगर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास कंपटीशन है कोई, तो उसको इंट्रा स्कूल कहा जाएगा कि एक ही स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ही स्कूल के स्टूडेंट के बीच में वो कंपटीशन चल रहा है, तो उसको इंट्रा स्कूल कहा जाएगा. और इंटर स्कूल कब होगा? जब एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन होगा. ठीक है, तो इन दोनों के केस में, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक है क्या है? एटम्स है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंट्रा. क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर. जब यहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, इसके केस में भी क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्योंकि सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं. और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ए और बी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर. ओके, और जिनको आप हिंदी में क्या कहते हो? इसको कहते हैं अंतरा अणु, इसको कहते हैं अंतर अणु. ओके, इंट्रा मीन्स अंतरा, और अंतर कब हो जाता है? इंटर. ओके, ये क्या बताया मैंने इसका एग्जांपल? जब 2-3 स्कूलों के बीच में कंपटीशन होगा तो इंटर स्कूल हो जाता है, और जब एक ही स्कूल के बच्चों के बीच में होता है तो उसको इंट्रा स्कूल कहा जाता है. ओके, तो ये सब क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए. क्या क्या? इन ए के मॉलिक्यूल का साइज बी से, और ए बी का जो सोल्यूशन में हो रहा है,
इसका स्ट्रक्चर, ए का स्ट्रक्चर बी से सिमिलर होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, और तीसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ए और बी के बीच में वो किसके आइडेंटिकल होना चाहिए, ए और ए के बीच में वो किसके होना चाहिए, बी और बी के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। तो कितनी, इससे क्या निकला हमारा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर किसके केस में, सोल्यूशन के केस में, मॉलिक्यूलर फोर्स इज इक्वल टू इंट्रा। ओके, यानी ए के बीच में जो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफओई लग रहा है, वो किसकी, बी और बी के बीच में लगने वाले एफओ यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए। और हम कहेंगे जो ए और बी के बीच में एफओए लग रहा है वो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। ओके, यानी जितना यहाँ पर लग रहा है उतना ही यहाँ पर भी लगेगा और सोल्यूशन में आने पर भी उतना ही लगेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन बनेगा ए और बी का वो कैसा हो जाएगा, आइडल सोल्यूशन हो जाएगा। तो होपफुली आज आपको राउल्ट का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। जितना हमने आइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा अभी वो अच्छे से समझ में आया होगा कि आइडल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडल सोल्यूशन क्या है। इसी को हम आइडल सोल्यूशन को हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सोल्यूशन में, तो वो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।